हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा द हिंदू का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर सीरीज़ की, तो ये द हिंदू का जो डिस्कशन लेक्चर सीरीज़ है ये मैम के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। मैम के द्वारा ही इसको रेगुलरली लिया जाएगा आने वाले समय में भी। तो द हिंदू की डिस्कशन लेक्चर सीरीज़ को मैम की एब्सेंट की वजह से, मैम का एब्सेंस होने की वजह से, कल का जो द हिंदू का डिस्कशन लेक्चर है और आज का है मेरे द्वारा कंडक्ट कराया गया है। कल से रेगुलरली मैम के द्वारा ही द हिंदू है वो आपके लिए डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ना समझ में आया हो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हुई हो इन कल के में और आज की वजह से, तो आप कल से रेगुलरली कीजिए। मैम के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा आपका द हिंदू का डिस्कशन लेक्चर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आज के द हिंदू के डिस्कशन की, तो स्टूडेंट्स हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली क्वेश्चन था कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना था। तो पहले हम उनको देखते हैं। तो इसको याद करने का तरीका मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताया था कि तारीख नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ द तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नाम का जो कंट्री है उसके लिए है। सेकंड इज अजरबैजान, अजरबैजान के लिए है। थर्ड रसिया के लिए है, ये बेसिकली रसिया का रीजन है यहाँ पे, तो रसिया के लिए है। ईरान की वजह से है, ईरान भी यहाँ पे सराउंड करता है कैस्पियन सी को। और कजाकिस्तान का जो रीजन है, कजाकिस्तान भी यहाँ पे सराउंड करता है कैस्पियन सी को। तो ये 5 कंट्री हैं जो इसको सराउंड करते हैं। इंडिया से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कैस्पियन सी से रिलेटेड, तो इंडिया के स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, वो है तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक पाइपलाइन है जो कैस्पियन सी से यहाँ पे पास होगी। बट अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो पाया। उसके बिहाइंड में कुछ रीज़न है। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी का इशू है, उस समय में तो गवर्नमेंट हुआ करती थी अफ़गानिस्तान के अंदर, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर भी प्रेजेंट समय में जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ये जो पाइपलाइन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का एक पाइपलाइन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रिक और है। सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज़ हैं, और जब भी हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एससीओ की, तो जो कैस्पियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान, इस तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जो चारों कंट्री हैं सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सभी कंट्रीज़ यहाँ बेसिकली पार्ट हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अजरबैजान यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है, तो इसी का सराउंडिंग कंट्री है अर्मेनिया। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक जगह है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख के रिलेटेड इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है 2020 के समय में आपने न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि नागोर्नो काराबाख के लिए अजरबैजान और अर्मेनिया कंटिन्यू फाइट करते रहे। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कैस्पियन सी से रिगार्डिंग में है। कैस्पियन सी से रिगार्डिंग में ये इन्फॉर्मेशन थी उसके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। बाकी काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बताया था। आज आपके लिए हम एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क ये है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 323 है या आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B के अंदर इनको डिफ़ाइन किया गया है। इस तरीके से आपको बताना है। सेकंड, आपको यहाँ पे बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, किस तरीके से वर्क करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर कोई जजमेंट है वो यहाँ पे डिलीवर किया जाता है, तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में आप कितने दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कितने दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हो। मध्य प्रदेश का पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये टाइम लिमिट से रिलेटेड 2022 या 21 के समय जो पेपर हुआ था उसके समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या 60 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो या 90 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली बनाया गया है हमारी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, हमारा यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। बट स्टिल हमारे वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, 2 इम्पोर्टेंट कानून हैं
जो जिनको ये कवर नहीं करता है, एनजीटी अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं कवर करता है। तो कौन से 2 कानून हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स, इन जो एक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रिएट की गई है तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उन 2 एरियाज़ को कवर नहीं करता है एनजीटी। और एनजीटी से रिलेटेड आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ स्टूडेंट्स। इसके एक जज हुआ करते थे स्वतंत्र कुमार, 2018-19 के समय वो रिटायर हुए थे। उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो डिलीवर किए गए थे, तो आपको कभी समय मिले तो ज़रूर रीड करना। स्वतंत्र कुमार नाम के एक पर्सन हैं जिन्होंने एनजीटी को काफ़ी दिनों तक हेड किया था, इसके जज रहे थे उनके, और उन्होंने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो भी डिलीवर किए थे जब एनजीटी के वो पैनल के अंदर रहे। तो स्टूडेंट्स, एनजीटी के बारे में आपका होमवर्क है, तो आज का जो डिस्कशन वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया और सिंगापुर से रिलेटेड है, इंडिया और सिंगापुर के द्वारा एक पेमेंट इंटरफेरेंस से रिलेटेड यहाँ पे एक जो डील है वो साइन की गई है, जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर यूपीआई होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, और सिंगापुर के अंदर है पे नाउ। तो ये दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। इंडियन पर्सनस के द्वारा सिंगापुर के अंदर जो मनी है वो सेंड करना आसान होगा। इंडियन डायस्पोरा जो सिंगापुर के अंदर रहता है उसके द्वारा भी, या इंडियन स्टूडेंट्स जो सिंगापुर के अंदर रहते हैं वो यहाँ बेसिकली अपना जो पैसा है वो सेंड कर सकते हैं। तो एक डीपर कोलैबोरेशन देखने के लिए मिला है फिनटेक कंपनीज़ का और इनोवेशन का। सिंगापुर एक पहला कंट्री है जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन जो पेमेंट की फैसिलिटी है उसको लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, रिसेंटली बिफोर द कोविड-19 भी डिजिटल पेमेंट है वो इंक्रीज हुए थे, बट हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, तो कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में जिस तरीके से जो फिजिकल जो पेमेंट है उसको रिड्यूस होते हुए यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट है वो इंक्रीज हुआ। डिजिटल पेमेंट पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। इससे रिलेटेड आज के द हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल भी है जिसके अंदर जो नंबर्स की बात की जाती है, फैक्ट्स की बात की जाती है कि 2012 के समय ओनली 20% जो ट्रांजैक्शन है वो हमको डिजिटल ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिलते थे, बट आफ्टर द कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में हमें देखने के लिए मिला है स्टूडेंट्स कि 78% के आसपास जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। बट स्टूडेंट्स, स्टिल इंडिया के लिए काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं डिजिटल पेमेंट के अंदर कि एक तो लेस मोबाइल का जो अवेलेबिलिटी है वो कम होना, हमारे यहाँ पे जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन कम्युनिटी कंपनीज के द्वारा जो इंटरनेट का जो प्रोवाइड करवाना, उसकी जो क्वालिटी है इंटरनेट और रूरल एरियाज़ के अंदर उसकी प्रेजेंस कम होना, तो ऐसे काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। महिलाओं को बेसिकली यूज करना नहीं आता। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की जो वुमेन्स हैं तो वो भी एक कंसर्न्स है। डिजिटल यहाँ पे एजुकेशन होना भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ही हमारी जब डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के समय में, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड, कि लोगों को डिजिटल लिटरेट किया जाएगा, डिजिटल किस तरीके से यूज करना है, डिजिटल पेमेंट्स को कैरी ऑन करना है। तो वित्तीय साक्षरता अभियान का उसका नाम दिया गया था। वित्तीय साक्षरता अभियान बेसिकली डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड था। तो ये कुछ कंसर्न्स भी हैं हमारे डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, इंडिया में जो डिजिटल क्राइम है या साइबर फ्रॉड है उसका भी आपने नाम सुना होगा। झारखंड के अंदर एक जगह है जामतारा। जामतारा के अंदर स्टूडेंट्स, जामतारा से रिलेटेड एक वेब सीरीज भी बनी है जिसके अंदर जो डिजिटल फ्रॉड है, जिस तरीके से क्राइम होता है, जो साइबर क्राइम है, उनके बारे में बताया गया है। तो प्रेजेंट समय में ये भी कुछ कंसर्न्स हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। सर्ट के द्वारा ये जो एक्टिविटी हैं वो कैरी आउट की जाती हैं। हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट समय में डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, तो उन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, बुडापेस्ट कन्वेंशन है। बट स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए बुडापेस्ट कन्वेंशन है, वो इंडिया ने साइन नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए कि जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। उसके बिहाइंड में इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी का इशू दिया है बुडापेस्ट कन्वेंशन के द्वारा,
जो बिग कंट्रीज़ हैं उसके द्वारा जो सॉवरेनिटी का वायलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि क्राइस्टचर्च कोल है, क्राइस्टचर्च एक जगह है न्यूजीलैंड के अंदर, वहाँ पे 2019 के समय में एक पर्सन के द्वारा वहाँ पे अटैक किया गया था और वहाँ पे जो डिजिटल जो दुनिया है जिसके अंदर अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया है उसको वहाँ पे यूज किया गया, जो अटैक किया गया उसको लाइव किया गया, तो उसकी वजह से क्राइस्टचर्च कोल भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया था 2019 के समय में। इंडिया उसका मेंबर था, इंडिया ने उसको ज्वाइन किया था क्राइस्टचर्च कोल को। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है डिजिटल दुनिया से रिलेटेड जिसके अंदर हमने पेमेंट्स की बात की। और अभी रिसेंटली 2021 के समय में हमारे आरबीआई के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसे भी लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं जो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर में थे, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड डिजिटल कंसर्न्स हैं जो यहाँ पे चैलेंज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है वाडला वेटलैंड के बारे में। वाडला वेटलैंड बेसिकली वेटलैंड है स्टूडेंट्स, रामसर साइट नहीं है, ये आप याद रखना। गुजरात के अंदर है ये, अहमदाबाद के पास ही सिचुएटेड है। और जो नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो बेसिकली रामसर साइट है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर टोटल 4 रामसर साइट हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंसर्न होगा कि रामसर साइट क्या होती हैं। रामसर साइट बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ऐसी साइट्स बनाई गई हैं। उनको रामसर साइट, एक रामसर कन्वेंशन साइन किया गया है, उसको उन जिन साइट्स को रामसर कन्वेंशन के अंदर रख दिया जाता है उनको बेसिकली रामसर साइट कहा जाता है। इंडिया के अंदर जो पहले जो साइट्स की संख्या कम होती थी, बट अभी 15 अगस्त के समय हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं वो इंक्रीज होते हुए 75 साइट्स हो गई हैं प्रेजेंट समय में, क्योंकि आज़ादी के भी 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो 75 साइट्स आपको याद होनी चाहिए, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रामसर साइट के बारे में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की देखें, रामसर एक बेसिकली एक शहर है ईरान के अंदर, और ये रामसर नाम की सिटी है, उसमें 1971 के समय में ये जो कन्वेंशन है इसे साइन किया गया। 75 में एग्जिस्टेंस में आया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो चिल्का लेक है, इसके अलावा चिल्का लेक के अलावा अगर हम बात करें जो राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है केवला देव नेशनल पार्क, जिसे घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, तो उनको सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो रामसर साइट है उसके रूप में डेजिग्नेट किया। प्रेजेंट समय में 75 रामसर साइट हैं इंडिया के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाडला वेटलैंड की, तो वाडला वेटलैंड गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। अहमदाबाद है उसी के पास ही है, अहमदाबाद के पास सिचुएटेड है। और यहाँ पे आपको ग्रेटर फ्लेमिंगो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो इंडिया के अंदर विंटर के समय में आते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, विंटर के समय में इंडिया में विजिट करते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो। रेड कलर के ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो आपको बेसिकली लिस्ट कंसर्न इनका IUCN स्टेटस है। इनका स्टेटस कौन सा है? लिस्ट कंसर्न है स्टूडेंट्स। IUCN के अंदर इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। हमारे यहाँ पे एक लेक है हमारे ईस्टर्न एरिया के अंदर, लेक का नाम है पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक बेसिकली अपनी बाउंड्री शेयर करती है तमिलनाडु के बीच में, और जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे अपनी बाउंड्री शेयर करती है। पुलिकेट लेक के अंदर फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स। जो फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है वो पुलिकेट लेक के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और पुलिकेट लेक अपनी बाउंड्री कहाँ पे शेयर करती है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है पुलिकेट लेक। वहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है। जिन फ्लेमिंगोज को यहाँ पे दिखाया गया है ग्रेटर फ्लेमिंगो जो बेसिकली विंटर के समय में विजिट करते हैं वाडला वेटलैंड के समय में। और जैसे ही हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही टेम्परेचर इंक्रीज का आपको पता होगा कि जो 14 जनवरी है जब मकर संक्रांति का हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद से ही जो सूरज है, जो हमारा जो सूर्य है वो बेसिकली दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ अपना जो शिफ्ट करता है। और उत्तरायण की इसी वजह से काफ़ी सारी जगह पे जो फेस्टिवल है मकर संक्रांति का उसको उत्तरायण का नाम भी दिया जाता है। तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो बेसिकली अपने जो इनका मूल स्थान है, नेटिव प्लेस है, उसके लिए विजिट करना स्टार्ट करते हैं।
विंटर के समय में इंडिया में आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर इंडिया गिरता है। अगर हम गुजरात के 4 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की बात करें जो रामसर साइट के अंदर जिनको डेजिग्नेट किया गया है, तो वो हैं बेसिकली स्टूडेंट खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है जिसके पास ही वाडला वेटलैंड सिचुएटेड है, 10 से 20 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा, वहीं पे सिचुएटेड है वाडला वेटलैंड। खेजड़िया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, थोल लेक है और वादवना नाम का जो वेटलैंड है जिसको रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है। गुजरात के अंदर 4 रामसर साइट हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत का जो मिशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे आम आदमी क्लिनिक के रूप में उनको दिखाया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो वार्निंग है वो इशू किया है पंजाब गवर्नमेंट को कि हमारे आयुष्मान भारत मिशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम फंडेड है। वैसे तो बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर के बीच डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आयुष्मान भारत के बारे में कुछ जो डाटा हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट 2017 के समय में हमारे यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई, हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई जिसके अंदर बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना है हमको बेसिकली, जिसके अंदर मेन मोटिव ये था कि किसी भी पर्सन को हम बिहाइंड ना छोड़ें, लिव नो वन बिहाइंड। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ कंपोनेंट ये हुआ करते थे हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बाद में जो आयुष्मान भारत आया। आयुष्मान भारत के कुछ कंपोनेंट ये हैं कि आयुष्मान भारत के थ्रू हमको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको ओपन करना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख के आसपास गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए थे जिनको ओपन करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको यहाँ पे इनिशिएट किया गया। स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कंपोनेंट है आयुष्मान भारत के, इनके थ्रू स्टूडेंट्स जो उस समय में हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हुआ करती थी जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, उन सभी को सब्स्यूम किया गया इस आयुष्मान भारत के द्वारा। 5 लाख पर फैमिली यहाँ पे जो पैसा है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में आपको दिया जाएगा, हेल्थ केयर के रूप में। 10.74 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं वो इससे करोड़ जो पीपल्स हैं वो इससे बेनिफिट होंगे। फैमिली साइज़ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देखने के लिए मिलता है आपको आयुष्मान भारत के अंदर में। जबकि हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर फैमिली का कैपिंग हुआ करता था कि 5 लोगों को ही यहाँ पे डील किया जाएगा। प्री हॉस्पिटल में जाने से पहले 3 दिन का जो समय है उसको आपका जो पैसा है वो बेसिकली इसके द्वारा इसी के अंदर इसको काउंट किया गया है। पोस्ट हॉस्पिटल के 15 डेज हैं, तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल दोनों का जो केयर है वो देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर हमको नहीं देखने के लिए मिलता था। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक सबसे बड़ा कंसर्न है हेल्थ सेक्टर का। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के अंदर हमको देखने को मिलता है कि वो भी रिड्यूस हुआ है। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अंदर जो किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाएगा, किस तरीके से जो पैसा है वो शेयर किया जाएगा, तो यहाँ पे 60-40 का जो रेशियो है वो रखा गया था आयुष्मान भारत मिशन के अंदर में। 60% जो है सेंटर के द्वारा कैरी किया जाएगा, 40% है वो स्टेट के द्वारा कैरी किया जाएगा। नॉर्मल स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है जो गार्डगिल फॉर्मूला के थ्रू कुछ स्टेट्स को दिया गया था, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और हमारे हिमाचल के रीजन के जो स्टेट हैं जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो इन स्टेट्स को बेसिकली यहाँ पे 90-10 का रेशियो रखा गया है, जिसके अंदर आप अब जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर सकते हो जब से उसको यूटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और 100% जो मनी है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा खर्च किया जाएगा अगर यहाँ पे स्टेट बेसिकली कोई यूनियन टेरिटरी बिलोंग करती है। तो दिल्ली, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ऐसे स्टेट हैं जिनके द्वारा इन सेक्टर्स को आयुष्मान भारत को ऑप्ट नहीं किया गया था। उनके द्वारा बेसिकली अपना ही हेल्थ स्कीम्स है उनको लॉन्च किया गया, क्योंकि हेल्थ स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टेट का सब्जेक्ट है। अब आयुष्मान भारत मिशन के थ्रू आप देखिए कि जब भी 60 ज़्यादा पैसा जिस भी सेंटर के द्वारा खर्च किया जाएगा
तो उसका स्कीम का जो नाम है वो सेंटर के पास ही पावर रहेगी, सेंटर के पास ही पावर है कि उस स्कीम का नाम रखा जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिटिल बिट जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला है कि उनको आम आदमी क्लिनिक के रूप में उनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी जो पार्टी है उसकी सरकार है। तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वार्न किया गया है कि आप अपना जो ये इस तरीके का जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट ना कीजिए। तो ये आयुष्मान भारत से रिलेटेड स्कीम थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक IAS ऑफिसर हैं, अनिल स्वरूप सर हैं, उनकी काफ़ी सारी किताबें भी हैं। तो अनिल स्वरूप सर का बेसिकली ये उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था। उनके काफ़ी सारे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप कभी उनके बारे में देखना चाहो तो देख सकते हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को किस तरीके से रोल आउट किया गया, उनके द्वारा किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, उनके बारे में काफ़ी बार उन्होंने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जिसमें उद्धव ठाकरे से रिलेटेड हैं। ये जो शिवसेना का कुछ इश्यू चल रहा है प्रेजेंटली, तो उससे रिगार्डिंग में है कि जब इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट दिया गया उसके अगेंस्ट में जो उद्धव ठाकरे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जो पेटिशन है वो फाइल करेंगे। उनकी बेसिकली केस से रिगार्डिंग में है कि यहाँ पे मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एकनाथ शिंदे हैं जो प्रेजेंट में CM हैं महाराष्ट्र के, तो उनको जो शिवसेना का जो साइन है और शिवसेना का जो पार्टी का जो सिंबल है वो सब उनको दे दिया गया। तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे दार्जिलिंग के अंदर जो बेसिकली गोरखालैंड का इश्यू है उसके बारे में डिस्कस किया, उसके रिगार्डिंग में न्यूज़ है। तो स्टूडेंट्स उसके बारे में अगर हम देखें दार्जिलिंग के बारे में, तो गोरखालैंड बेसिकली एक सेपरेट टेरिटरी का जो इश्यू है वो कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलता है, पिछले 4-5 साल के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें दार्जिलिंग नाम की जो जगह है, कालिम्पोंग नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग कालिम्पोंग ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके अंदर जो सेपरेट जो टेरिटरी है उनकी यहाँ पे डिमांड है, सेपरेट स्टेट की भी डिमांड है। आप देखिए कि 2013 में जब से तेलंगाना क्रिएट किया गया, इनकी ये डिमांड है वो कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुई। इसके बिहाइंड के कुछ रीज़न है स्टूडेंट्स। अगर आप बंगाल का पॉपुलेशन, डायलेक्ट एंड कल्चर के साथ कंपेयर करो तो दार्जिलिंग के अंदर आपको जो डायलेक्ट एंड कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। दार्जिलिंग का जो एरिया है, एक तो वहाँ पे टी का कल्टीवेशन किया जाता है, सेकंड वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, लोगों के द्वारा जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है वो वहाँ पे नेपाली लैंग्वेज यूज की जाती है। अभी रिसेंटली 2017 में जब बंगाल के अंदर गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली वहाँ पे एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो अडोप्ट किया गया। अब ये 3 लैंग्वेज को जो फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज है उसको भी ऐड किया गया उनके स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर में, कि बंगाली लैंग्वेज भी आपको सीखनी होगी। तो उस समय में जो गोरखालैंड है, जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एरिया के लोग हैं वो अपनी ऑटोनॉमी के लिए यहाँ पे डिमांड करने लगे, वो बात करने लगे कि हमको बेसिकली जो बंगाली कल्चर है उसके साथ में ना मिक्स किया जाए। वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ डायलेक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर। उनके पास ऑलरेडी नेपाली लैंग्वेज है उनका, क्योंकि गोरखालैंड जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, जो ऑटोनोमस एरिया है, 2011 के समय में जो बंगाल के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया था। 2011 के समय में 59 के आसपास डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर कम्प्लीटली ऑटोनॉमी है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ पे लैंग्वेज की बात की गई है तो इनकी जो नेपाली लैंग्वेज है, जो नेपाली लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है गोरखालैंड एरिया के अंदर में, तो नेपाली लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट है जो 8th शेड्यूल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है। उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज हैं। तो आज़ादी के समय में हमारे यहाँ पे कितनी लैंग्वेज हुआ करती थी? 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। अब प्रेजेंट समय में कितनी लैंग्वेज हैं? 22 हैं। तो इसका किस तरीके से जर्नी रहा है तो आप देखिए इसके बारे में आप देखिए कि सबसे पहले जिस लैंग्वेज को ऐड किया गया उस लैंग्वेज का नाम है सिंधी। सिंधी को ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के समय इसको ऐड किया गया था। फिर 3 लैंग्वेज ऐड की जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। अब ये नेपाली वही लैंग्वेज है जो बेसिकली गोरखालैंड के अंदर लोगों के द्वारा यूज की जाती है। तो इनके द्वारा यहाँ पे बात बोली गई थी कि हमारे ऊपर जो बंगाली लैंग्वेज है वो क्यों थोपी गई है, हमारी ऑलरेडी लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट है और हमारा ऑटोनोमस एरिया है, तो हम बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज है उसी को यूज करेंगे। ये 2017-18 के आसपास जब इशू ये रेज हुआ था उस समय में ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था।
तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है, जिसको 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू 1992 में ऐड किया गया था शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में। फिर लेटर फेज में 4 लैंग्वेज ऐड की गई हैं 2003 के समय में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, BDMS है इसका कॉन्सेप्ट। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली है, जिनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज भी होती हैं। क्लासिकल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। हमारे सदर्न इंडिया के 4 इंपॉर्टेंट स्टेट, जिसमें तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है। ये 4 लैंग्वेज हमारे सदर्न इंडिया के चारों स्टेट्स हैं। संस्कृत और ओडिया जो लैंग्वेज है, ओडिया रिसेंटली जिसको ऐड किया गया है 2014 के समय में यूपीएससी के द्वारा, 14 नहीं स्टूडेंट, 15 के समय में यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है जिसको ऐड किया गया है। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, तमिल एंड तेलुगु है, कन्नड़ा एंड जो मलयालम है, मलयालम जो केरल के अंदर बोली जाती है, कन्नड़ा जो बेसिकली कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो आपको कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, तमिल आपको आंध्रा का रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, और तेलुगु आपको बेसिकली तमिल आपको तमिलनाडु के अंदर और तेलुगु आपको जो आंध्रा का जो रीजन है उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। संस्कृत हमारी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और ओडिया के बारे में यहाँ पे ओडिया को रिसेंटली ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर ऐड करने से रिलेटेड जो इश्यू है वो देखने के लिए मिलता है, बट मराठी को ऐड नहीं किया गया। उसके बिहाइंड के कुछ रीजन्स हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि 15,000 से लेकर 2000 का जो समय है उस समय तक का ये जो समय होना चाहिए यहाँ पे इतना ओल्ड ये लैंग्वेज होना चाहिए। प्रेजेंट समय में जिस तरीके से जो तमिल बोली जाती है और एंशिएंट समय में जो तमिल बोली जाती है उसके बीच में यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो देखने के लिए मिलनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज का जो कॉपी है वो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से अभी रिसेंटली जो मराठी है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो नहीं ग्रांट किया गया है अभी तक। तो ये आपको न्यूज़ के अंदर आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, राजस्थान पुलिस के अगेंस्ट में जो FIR है वो यहाँ पे साइन हुई है, उसके बिहाइंड में जो पुलिस एट्रोसिटी है वो देखने के लिए मिली हैं। अभी रिसेंटली कोई 2 पर्सन्स हैं जिनका यहाँ पे कोई ग्रुप के द्वारा मर्डर किया गया है, कुछ ऐसा इश्यू था। उसके अंदर बेसिकली उन पर्सन्स को यहाँ पे कैच करने के लिए जब राजस्थान पुलिस वहाँ उनके फैमिली को विजिट की तो उनकी जो एक कोई पर्सन है, उनकी जो वाइफ है वो बेसिकली प्रेग्नेंट थी, तो उनके ऊपर अटैक किया गया और वहाँ पे जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई। तो ये बेसिकली पुलिस एट्रोसिटी को दिखाता है। पुलिस एट्रोसिटी को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे एक पर्सन है प्रकाश सिंह, उनके द्वारा काफ़ी सारे जो केस हैं वो लड़े गए हैं कि पुलिस के रिगार्डिंग में यहाँ पे काफ़ी सारे जो कमीशंस हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नेशनल पुलिस कमीशन है वो बनना चाहिए। तो प्रकाश सिंह केस है जो पुलिस एट्रोसिटीज़ के रिगार्डिंग में है। अभी टॉर्चर का केस तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। टॉर्चर बेसिकली कस्टडी के अंदर जो कस्टोडियल डेथ होती हैं उसके रिगार्डिंग में होता है टॉर्चर। उसके रिगार्डिंग में जो BK बासु केस है वो उसके बारे में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है जब हम क्विज के जो डेली आपका डिस्कशन किया करते थे उस समय में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ न्यूज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो गोरखालैंड का इशू है उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो गोरखालैंड का एरिया है पहले चोग्याल डायनेस्टी के द्वारा इसको रूल किया जाता था। चोग्याल जो सिक्किम के अंदर गिरते हैं, एंड उसके बाद में स्टूडेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी बार इसको अलग अलग ट्रीटीज़ के थ्रू अलग अलग एरियाज़ के अंदर साइन किया गया। प्रेजेंटली बंगाल के अंदर है बट कल्चरली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। 2011 के समय में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिएशन किया गया। इसको कम्प्लीटली ऑटोनोमस स्टेटस है वो ग्रांट किया गया। 59 के आसपास जो डिपार्टमेंट हैं वो गोरखालैंड को कम्प्लीटली ऑटोनोमी है वहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स की जो न्यूज़ के अंदर में है आज के द हिंदू के अंदर, तो एक तो NIA के द्वारा यहाँ पे जो सर्च इन्वेस्टिगेशन की करे गए हैं, कुछ रेड डाली गई हैं उसके बारे में है। NIA के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल जो NIA है, NIA नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 का जब 26/11 का जो अटैक हुआ था बॉम्बे के अंदर में, तो उसके बाद में इसको क्रिएट किया गया था। NIA को पावर है कि इंडिविजुअल पर्सन को भी वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। इसके अलावा आउटसाइड इंडिया टेरिटरी अगर कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है तो NIA के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। और डिफरेंट टाइप के इसको समय समय पे इसको अलग अलग तरीके के जो पावर्स हैं वो दी गई हैं।
गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको एनआईए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो कुछ है नहीं, बेसिकली कुछ रीड ही किए गए थे। तो एनआईए से रिलेटेड जो फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस किया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ही टर्की और सीरिया के अंदर यहाँ पे अर्थक्वेक की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन दोस्त है उसे लॉन्च किया गया। ऑपरेशन दोस्त के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, नेशनल डिजास्टर की जो हमारी एजेंसीज हैं वो यहाँ पे विजिट की, वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल है उसको क्रिएट किया गया। तो हमारे यहाँ पे जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा कहा गया है कि टर्की के एफर्ट्स शो किए हैं, इंडिया का जो प्रिपेयर्डनेस है वो शो करते हैं कि कभी भी यहाँ पे जो डिजास्टर की जो सिचुएशन अगर क्रिएट हो तो इंडिया का जो डिजास्टर की जो यहाँ पे फोर्स हैं, इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज हैं, या अगर हम बात करें कि जो डिजास्टर की जो प्रिपेयर्डनेस है वो काफ़ी सही है, हम किसी भी डिजास्टर को डील कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी सर्वे ऑफ इंडिया का लास्ट टाइम न्यूज़ के अंदर में 2019 के समय में था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था, उसके बाद में जो नया मैप एग्जिस्टेंस के अंदर आता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया हमारा सबसे ओल्डेस्ट जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, 1767 के समय में सर्वे ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था स्टूडेंट्स। 1767 याद होना चाहिए आपको ये। आफ्टर द 10 ईयर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, हमारे यहाँ पे सही से एग्जिस्टेंस में कोई गवर्नमेंट भी नहीं हुआ करती थी, बहुत सारे किंगडम्स रूल किया करते थे। तो 1767 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। आप देखिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ। हमारे यहाँ पे जो इसरो है, इसरो का एग्जिस्टेंस बाद में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उस समय में हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वैसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है जो 18 के आसपास जो 19वीं शताब्दी है उसके समय आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट सर्वे ऑफ इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है वो 1767 के समय में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक स्कीम और हुआ करती थी अभी रिसेंटली, स्वामित्व नाम की स्कीम थी। स्वामित्व स्कीम के अंदर जो प्रॉपर्टी कार्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन प्रॉपर्टी कार्ड्स के अंदर भी सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो टेक्निकल जो एरिया है जो यहाँ पे डील किया गया था, वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही लीड किया गया था। स्वामित्व स्कीम के अंदर जो 2-3 मिनिस्ट्रीज का कोलोब्रेशन के थ्रू उसको क्रिएट किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे बेसिकली आर्बिट्रेटर रहेगा गवर्नमेंट के रूप में, और प्राइवेटाइज जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे मैप मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर उनका जो एंट्री है वो दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तमिलनाडु के अंदर बेसिकली आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस का कोई यहाँ पे मूवमेंट था, कोई मार्च उनको निकालना था, तो उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये जो अलाउ किया गया कि आप यहाँ पे मार्च निकाल सकते हो। बट तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर विजिट की गई है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 19 के थ्रू आपको फ्री मूवमेंट का राइट है कि आप फ्री मूव कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, आप असेंबली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आर्टिकल 19 के अंदर। बट यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आर्टिकल 19 के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा सकती है स्टेट बेसिकली। तो आर्टिकल 19 के थ्रू जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो इम्पोज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टेट की जो डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 के अंदर जिसको डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइन किया गया है हमारे। अगर हम बात करें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके टोटल 8 यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली के टोटल यहाँ पे 2 यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफामेशन है एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इस तरीके के कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इनमें किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन को देखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है स्टेट के द्वारा। फ्रीडम ऑफ असेंबली की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली के तो दो ऐसे ग्राउंड हैं जिनको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना गया है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को यहाँ डिस्ट्रॉय ना करे वो असेंबली के द्वारा, और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। तो इस वजह से जो ट्रैफिक है इन सब को देखते हुए यहाँ पे असेंबली है उसको यहाँ पे रोका जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा भी।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के, तो वहाँ पे भी 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो ये बेसिकली आपको फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके अंदर भी फ्रेंडली रिलेशन की बात की गई है, जो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 19 के कुछ यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव किया है कि हमारा यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाना था, ये जो मार्च है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसके बिहाइंड के रीज़न ये थे कि वहाँ पे किसी का जो लोगों का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे वायलेट ना हो, उसके बिहाइंड के कुछ रीज़न है। तो आपको बेसिकली आर्टिकल 12 के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 के बारे में पता होना चाहिए, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में। आर्टिकल 12 के बारे में जो स्टेट की डेफिनेशन है कि स्टेट क्या है, जिसके अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनसिपल कमीशन है एंड अदर्स भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनको स्टेट का पार्ट माना गया है। जो बेसिकली हमारे आर्टिकल 40 जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट दी गई हैं उनके अंदर जो स्टेट को डिफाइन किया गया है वो बेसिकली आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है। तो स्टूडेंट फंडामेंटल राइट्स का एक रिवीजन है बेसिकली ये न्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोसैट के बारे में। एस्ट्रोसैट के बारे में स्टूडेंट्स, जो इसरो का एक हमारा मिशन था, एस्ट्रोसैट के बारे में अब ये न्यूज़ के अंदर रिसेंटली इस वजह से है कि इसरो के द्वारा अलाउ किया गया है डिफरेंट जो हमारे साइंटिफिक बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते जो पर्सनस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि एस्ट्रोसैट का जो भी यहाँ पे डाटा है आप उसको एनालाइज कीजिए, आप यहाँ पे विजिट कीजिए और एस्ट्रोसैट का जो डाटा है उसको एनालाइज करने में हमारी हेल्प कीजिए। ये इसरो के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब एस्ट्रोसैट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। एस्ट्रोसैट बेसिकली इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ, जो मल्टी वेवलेंथ है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस के अंदर टेलीस्कोप है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस के अंदर टेलीस्कोप है, इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, जिसको यहाँ बेसिकली जो हमारी एक्स रे हैं, जो हमारी फार रीजन के अंदर गिरने वाली एक्स रे हैं, हार्ड एक्स रे हैं, नियर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, फार अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, तो उन सभी को यहाँ पे डिटेक्ट करना, उन सबको यहाँ पे एनालाइज करना इस एस्ट्रोसैट मिशन का एक मेन वर्क था। इस एस्ट्रोसैट मिशन को बेसिकली यहाँ पे गामा रे का जो ब्रस्ट है उसको भी यहाँ पे उसको भी एनालाइज किया गया है, उसको भी स्टडी किया गया है रिसेंटली। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस है, उनके कोलैबोरेशन के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, जिसमें इसरो यहाँ पे मेन ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। इसके अलावा हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, जो बॉम्बे के अंदर सिचुएटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, जो बेंगलोर के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, जो अहमदाबाद के अंदर सिचुएटेड है। तो उन सभी के द्वारा इस एस्ट्रोसैट को क्रिएट किया गया था, मल्टी वेवलेंथ को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए। इसरो के द्वारा अलाउ किया गया है कि आप सभी लोग आइए जो साइंटिफिक बैकग्राउंड या रिसर्च के एनालिसिस ऑफ डाटा से बिलोंग करते हो। एस्ट्रोसैट का इस मल्टी वेवलेंथ का जो भी यहाँ पे रिसेंटली जो डेवलपमेंट है उनको यहाँ पे आप एनालाइज कीजिए, उनको यहाँ पे स्टडी कीजिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी की, जो अहमदाबाद के अंदर सिचुएटेड है, विक्रम साराभाई के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1947 के समय में। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो जितने भी साइंटिफिक बैकग्राउंड से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे आप देखेंगे एक रिसेंटली एक वेब सीरीज हुआ करती थी रॉकेट बॉयज़, रॉकेट बॉयज़ नाम की एक वेब सीरीज है, जिसके अंदर जो हमारे सीवी रमन सर हैं, सीवी रमन हैं, होमी जहांगीर बाबा हैं, विक्रम साराभाई हैं, इन सभी का जो वर्क है उसको उसके अंदर शो किया गया था उस सीरीज़ के अंदर में। तो आपको कभी समय मिले तो ज़रूर देखना। रॉकेट बॉयज़ नाम की एक सीरीज़ है जिसके अंदर बेसिकली नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया था विक्रम साराभाई ने। वहाँ पे जो अहमदाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल इशू हुआ करता था, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो लेबर्स हुआ करते थे, उनके इशू को रिजॉल्व करने के लिए उनके द्वारा किस तरीके से टेक्सटाइल्स को यहाँ पे रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी, उनका काफ़ी ऐसी कुछ बातें हैं जिनको दिखाया गया है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये एस्ट्रोसैट है जो इसरो एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाया गया मल्टी वेवलेंथ को डिटेक्ट करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ की, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स वल्चर सर्वे के बारे में। हमारे कंट्री के अंदर पहली बार हमारे यहाँ पे केरला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो तमिलनाडु है, इनके द्वारा पहली बार, और जो कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है
उनके द्वारा सिंक्रोनाइज वे में वल्चर का जो सर्वे है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। अब वल्चर क्या होते हैं? वल्चर बेसिकली एक स्क्वेंजर के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी डेड बॉडी है उसको ये बेसिकली इनके द्वारा उसको सफाई के रूप में उसको ये उनके द्वारा ये इनका एक बेसिकली फूड का पार्ट होता है। तो वल्चर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एक इकोसिस्टम का क्लीननेस के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर वल्चर्स की, तो इंडिया के अंदर वल्चर्स की काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन पाई जाती थी, बट 96 के बाद से लेकर और 2005 तक का जो समय है इसके अंदर आपको जो वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओनली 10,000 के आसपास जो वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट समय में पाई जाती है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है उसको यूज़ किया गया टू मच, जो स्पीसीज के अंदर जो एनिमल्स है उनके अंदर इसको यूज किया गया। वो है बेसिकली ड्रग का नाम है डोक्लाफिनोक। डोक्लाफिनोक जिस पेन किलर को कैटल्स के लिए यूज किया गया, कैटल्स की जब डेथ होती थी तो उसको बेसिकली वल्चर्स के द्वारा खाया जाता है, उसको यहाँ पे क्लीन किया जाता है। तो जो वल्चर्स उसको जब ईट किया करते थे, वल्चर्स की जो किडनी है उसका फेलियर होने लगा और वल्चर्स की जो डेथ है वो देखने के लिए मिली। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें टोटल 9 यहाँ पे स्पीसीज हैं वल्चर की हैं जो पाई जाती हैं। 9 के अंदर से 4 ऐसी वल्चर की स्पीसीज हैं इंडिया के अंदर। वल्चर की ऐसी स्पीसीज हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिरती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड उनका IUCN के अंदर स्टेटस है। जिसके अंदर लॉन्ग बिल्ड वल्चर है जिसको इंडियन वल्चर के रूप से जाना जाता है, वाइट बैक्ड वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है, स्प्लेंडर बिल्ड वल्चर है। ये कुछ वल्चर हैं, जो 4 वल्चर ऐसे हैं जिनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडिया के अंदर स्टेटस है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली वल्चर से रिगार्डिंग में न्यूज़ है कि पहली बार हमारा जो कर्नाटका है, केरल है और तमिलनाडु है, इन तीनों स्टेट्स के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सिंक्रोनाइज वे में वल्चर का जो सर्वे है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें वल्चर से रिलेटेड जो काउंट करना है, कितनी इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसको यहाँ पे सिंक्रोनाइज वे में किया जाएगा। जिसके अंदर बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मधुमलाई टाइगर रिजर्व जिसकी ये मीटिंग हुई है, जहाँ पे बेसिकली बात किया गया है कि जो डुप्लीकेशन की एक प्रॉब्लम आती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको अवॉइड करने के लिए इन तीनों स्टेट्स के द्वारा सिंक्रोनाइज मैनर में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। डोक्लाफिनोक के बारे में देखा, वल्चर के बारे में देखा और इंडिया में पाई जाने वाली 4 इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स हैं उनके बारे में हमने इस न्यूज़ में देखा है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के ऊपर पहली बार इसको कंडक्ट कराया जाएगा। 1992 के अंदर ये मालाबार एक्सरसाइज है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। 1992 के समय स्टार्ट हुई। बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी इंडिया और USA के बीच में, नेवल एक्सरसाइज है। 2007 के समय में पहली बार बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर इसको कंडक्ट कराया गया था। बे ऑफ बंगाल के अंदर इसको 2007 में कंडक्ट कराया गया। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी इसको ज्वाइन करने के लिए जो अपना जो कंसेंट है वो दे दिया था, बट वहाँ पे चाइना के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। चाइना के द्वारा इसको अपने वायलेशन माना अपनी टेरिटोरियल एरिया के अंदर। तो बेसिकली जापान और ऑस्ट्रेलिया है वो विजिट नहीं किए इस बायलैटरल एक्सरसाइज में। पर 2017-18 के बाद में जो सिचुएशन है वो चेंज हुई और उसके बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया है वो इसको ज्वाइन किए हैं। आप देखिएगा अभी रिसेंटली जो मालाबार एक्सरसाइज है उसको यहाँ पे स्टार्ट करवाया जाएगा, उसको बेसिकली कंडक्ट कराया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे होस्टिंग है इसका और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के ऊपर इस मालाबार एक्सरसाइज को आने वाले अगस्त के अंदर में कंडक्ट होगी। स्टूडेंट नेवल एक्सरसाइज आपको ये पता होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड का जो सिचुएशन है, जो क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुप है, उसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज। तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। चिल्ड्रंस के पास राइट है कि अपना जो जेनेटिक डाटा है उसको यहाँ पे कंजर्व करके रख सकते हैं, ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो ये बेसिकली हमारा रिसेंटली जो DNA से रिलेटेड जो एक्ट आया उसके अंदर भी इन सबसे जो डाटा प्रोटेक्शन की बात की गई है, DNA का जो जेनेटिक डाटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो चिल्ड्रंस के पास यहाँ पे अधिकार बताया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर। तो आप इसको डिटेल में रीड करना स्टूडेंट्स, और आपके जो नोट्स हैं जो साइंटिफिक DNA एक्ट से रिलेटेड उसके अंदर अपडेट कर लेना इनको। अगर हम बात करें एडिटोरियल की तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिसिप्लिन एंड डिस्कशन की बात की गई है। डिसिप्लिन एंड डिस्कशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर,
उनके द्वारा यहाँ पे एक प्रिविलेज कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब ये जो प्रिविलेज कमेटी है एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे पहले तो आपको इनका रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी काफ़ी 6-7 टाइप की होती हैं, जिसके अंदर फाइनेंस कमेटी में जो फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर 3 कमेटी हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ये ओल्डेस्ट कमेटी, अभी रिसेंटली इसके 100 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं 2021 के अंदर, क्योंकि 1921 के समय एग्जिस्टेंस में आई थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, PSU से रिलेटेड जो कमेटी है। फिर कुछ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, कमेटी इंक्वायरी से रिलेटेड भी कुछ कमेटी हैं हमारे पार्लियामेंट सेक्टर के अंदर, जिन्हें कहा जाता है कमेटी ऑन पेटिशन। पेटिशन से रिलेटेड जो कमेटी है, प्रिविलेज की कमेटी है जो अभी यहाँ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, एंड कमेटी ऑन एथिक्स है। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंक्वायरी से रिलेटेड ये जो तीनों कमेटी हैं, कमेटी ऑन पेटिशन, प्रिविलेज एंड एथिक्स, इन तीनों के अंदर जो मेंबर्स की जो संख्या है वो 10 से 15 है। 15 आपको लोकसभा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे और 10 आपको राज्यसभा के अंदर। तो जब भी ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी तो 10 यहाँ पे आपको राज्यसभा के मेंबर इस कमेटी के मेंबर होते हैं, 10 यहाँ पे अलग अलग कमेटी है दोनों हाउस के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इन कमेटीज़ से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं आपको पते होना चाहिए, UPSC के द्वारा क्वेश्चंस अल्टरनेटिव ईयर्स में इन कमेटीज़ से ज़रूर पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी कमेटी हैं जो यहाँ बेसिकली राज्यसभा के अंदर नहीं हैं। एक तो बेसिकली कमेटी है एब्सेंट मेंबर्स की, कमेटी ऑन एब्सेंट मेंबर्स की है, और एक कमेटी है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। ये कमेटी बेसिकली डे टू डे बिजनेस के अंदर गिरती हैं। डे टू डे बिजनेस की जो कैटेगरी है जिसके अंदर 4 कमेटी हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो हमेशा चेयरमैन के द्वारा हेड की जाती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर के द्वारा, और उसके राज्यसभा के अंदर अगर हम बात करें उसके जो चेयरमैन हैं वाइस प्रेसिडेंट सर, उनके द्वारा हेड की जाती है। प्राइवेट मेंबर बिल की कमेटी है जो राज्यसभा के अंदर नहीं है। डे टू डे बिजनेस एब्सेंट होते हैं जो पर्सन 60 डेज के पीरियड से ज़्यादा अगर वो एब्सेंट होते हैं तो वो कमेटी भी राज्यसभा के अंदर नहीं है। और एक रूल्स कमेटी है वो भी बेसिकली वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर ही है, बट इसका इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि जो रूल्स कमेटी है उसके अंदर 16 मेंबर आपको राज्यसभा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और लोकसभा के अंदर ओनली 15 मेंबर हैं। मैक्सिमम ऐसी कमेटी आपको देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पे राज्यसभा के अंदर जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा कम ही होगी। बट रूल्स कमेटी ऐसी कमेटी है जिसके अंदर जो राज्यसभा है उसके अंदर 16 मेंबर हैं उस कमेटी के अंदर, और लोकसभा के अंदर ओनली 15 हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कमेटीज़ हैं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर के द्वारा रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर डेकोरम बनाने के लिए और रिसेंटली जो कुछ इश्यूज़ यहाँ पे रेज हुए थे जिसकी वजह से हाउस को बार बार एडजर्न करना पड़ा था, तो हमारे जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनकी लीडरशिप में एक प्रिविलेज कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। प्रिविलेज कमेटी, पेटिशन कमेटी एंड इंक्वायरी कमेटी, ये कमेटी हैं यहाँ पे बेसिकली इंक्वायरी से रिलेटेड, प्रिविलेज, पेटिशन एंड एथिक्स जो है इंक्वायरी से रिलेटेड हैं, और 10 मेंबर आपको राज्यसभा में और 15 मेंबर आपको लोकसभा में इन तीनों कमेटीज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कमेटी के बारे में आपको कौन इसका चेयरमैन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो डिप्टी चेयरमैन सर हैं वो यहाँ पे कंडक्ट को यहाँ पे इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेसिकली जो प्रिविलेज कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी एक सेमी जुडिशियल कमेटी है। इनके द्वारा जो यहाँ पे इंक्वायरी है वो कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा अपना जो जजमेंट भी दिया जाता है कि इनके द्वारा अगर यहाँ पे प्रिविलेज है उनका कोई वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो डिप्टी चेयरमैन सर की चेयरमैनशिप में ये जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है प्रिविलेज कमेटी। तो इन कमेटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यही थी, उनके बारे में आप डिस्कस याद करना इनको अच्छे से। आपका जो पॉलिटी की बुक है उसमें जाके आप रीड करना। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक कमेटी और होती है जिसको बेसिकली डिप्टी चेयरमैन सर के द्वारा हेड की जाती है। वो कमेटी होती है जनरल पर्पज़ कमेटी। उस जनरल पर्पज़ कमेटी को लोकसभा के अंदर हेड किया जाता है उसके स्पीकर के द्वारा, बट राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट सर जो बेसिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके द्वारा नहीं हेड किया जाता। जनरल पर्पज़ कमेटी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जो डिप्टी चेयरमैन सर हैं उनके द्वारा उस कमेटी को हेड किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो एडिटोरियल से रिलेटेड है। उसके अंदर बात की गई है कि इंडिया को अपने बजट के अंदर हमारे यंग पॉपुलेशन के ऊपर जो ध्यान है वो देने की ज़रूरत है।
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिससे सोशल सेक्टर के अंदर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा सके, फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्ट कर सकें, उन सब की बात की गई है। इंडियन इकोनॉमी को एज ए ब्राइट स्टार के रूप में यहाँ पे काउंट किया है। इसके अलावा बताया गया है कि आने वाले समय में इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट समय में 20.6% जो एरिया है वो यहाँ पे 20% जो 6% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर जो 15 से 29 साल की है वो इंडिया से ही बिलोंग करती है। तो हमारे यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यूज करने की ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अच्छे से उसको यूज किया जाए जिससे यूथ के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो देखने के लिए मिले। यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम की बात की गई है कि 10 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ओनली 2.6% जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जो सीट है उसको सिक्योर कर पाए। तो यही सेम सिचुएशन तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर भी है स्टूडेंट्स, आपको भी अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर जब ही होगा क्योंकि काफ़ी सारा कंपटीशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको अच्छे से यूज करने के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूथ के अंदर जो बजट है उसका आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने के लिए मिले। तो उन सब के बारे में बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर में। यहाँ पे बताया गया है कि 5 जो वर्कर्स हैं आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिया के अंदर यूथ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आने वाले समय में जो टोटल 5 वर्कर्स हैं हर 5वां वर्कर जो है वो इंडियन आपको देखने के लिए मिलेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर्स में इंडिया की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इन्वेस्ट किया जाए फ्यूचर के लिए में। इसके अंदर मनरेगा और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की भी बात की गई है इस एडिटोरियल में। तो ये कुछ एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ बातें थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक रूरल अर्बन डिवाइड की बात की गई है, स्पिल ओवर इफेक्ट का इसके अंदर जो डिफाइन किया गया है स्पेशल तमिलनाडु का एक केस स्टडी के रूप में बताया है कि जो हमारे हाईली डेवलप्ड अर्बन एरिया हैं उनके आसपास के जो ग्रामीण एरिया हैं जो रूरल एरिया हैं उनके अंदर ही आपको जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जल जीवन मिशन की बात की गई है। जल जीवन मिशन जिसका कि टारगेट है कि 2024 तक इंडिया के हर एक रूरल हाउस होल्ड को जो टैप वाटर है जो नल का जो पानी है वो पहुंचाया जा सके, जिससे आने वाले समय में जो हमारे वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे डील किया जा सके क्योंकि वो वाटर का जो डेफिसिट का जो इश्यू है आने वाले समय में रेज होने वाला है हमारे अर्बन एरियाज़ में भी और ग्रामीण एरियाज़ के अंदर भी। इस वजह से वाटर के मैनेजमेंट के लिए हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेसिकली केस स्टडी बताई गई है कि ऐसे अर्बन एरिया जो हाईली डेवलप हैं जिनके अंदर अर्बन की पॉपुलेशन अच्छी रहती है तो उनके आसपास के जो ग्रामीण एरिया हैं जो रूरल एरिया है वहाँ पे ही आपको इस मिशन का जो डेवलपमेंट है जो देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो इसको बेसिकली एक स्पिल ओवर इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि हाईली डेवलप्ड अर्बन एरिया के पास के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ही आपको जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रूरल अर्बन के डिवाइड को या जो अर्बन बायस जो रूरल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे फेज आउट करे और कम्प्लीटली हर एक अर्बन रूरल एरिया को जो डेवलपमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये कुछ यहाँ पे जो बातें हैं वो डिस्कस की गई हैं इस एडिटोरियल के अंदर। फैक्ट हमारे लिए जल जीवन मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 2011 का सेंसस बोलता है कि जो 31% इंडिया की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है अर्बन एरियाज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास में, बेटर आपके पास में लाइफ का जो जीने के जो इंडिकेटर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। तो इसकी वजह से अर्बन एरियाज़ के लिए जो लोगों का जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है। जीएस पेपर 1 के अंदर अर्बनाइजेशन एंड इस प्रॉब्लम्स के अंदर उसकी रेमेडीज़ हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। अर्बनाइजेशन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की है प्रेजेंट समय में, अर्बन फ्लड भी एक प्रॉब्लम है, काफ़ी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड की है जो बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम एडिटोरियल की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर यहाँ पे डिफेंस टेक का एक नया चैप्टर है। इंडिया और यूएस के बीच में एक नई स्ट्रेटजिक जो हमारी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, उसको नए ढंग से एलिवेट करते हुए ICET है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो यहाँ पे पैक्ट है वो साइन किया जाएगा आने वाले समय में इंडिया और USA के द्वारा।
तो स्टूडेंट्स हमारी प्रेजेंट समय में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और जो नई टेक्नोलॉजी के जो यहाँ पे कोऑपरेशन के एरियाज़ हैं उनको एक्सपेंड करते हुए इंडिया के द्वारा अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को यहाँ पे एलिवेट करने की कोशिश की गई है ICET के द्वारा, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि US बेसिकली इंडिया का हमेशा एक अच्छा पार्टनर रहा, जिसके द्वारा यहाँ पे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है, जो मैनेजमेंट का सेक्टर है, जिसके अंदर हम स्पेशली बात करें कि जो IITs हैं, जो IIM हैं, उनके ऊपर US के द्वारा हमेशा इन्वेस्ट किया गया। US के इस इन्वेस्ट का आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो IIT के जो पास आउट हैं, IIM के जो पास आउट हैं, वो बेसिकली US की जो कंपनीज़ हैं उनको ही सर्व किए, तो US की इकोनॉमी को इसका जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिला। फिर इसके अंदर टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सेक्टर की बात की गई है कि जो ICT का जो यहाँ पे इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जो कोऑपरेशन की बात की गई है ICT पैक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे 6 फोकस एरिया रखे गए हैं कि इनोवेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, डिफेंस के अंदर इनोवेशन लेके आएंगे दोनों ही सेक्टर, जो स्टीम का जो टैलेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग का जो टैलेंट है, स्टीम आई थिंक मैथमेटिक्स भी है स्टूडेंट इसके अंदर में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इस सेक्टर का जो टैलेंट है उसको यहाँ पे हम यूज कर सकें दोनों ही कंट्रीज के द्वारा, ICT टेक्नोलॉजी के द्वारा, ICT पैक्ट के द्वारा। और नेक्स्ट जनरेशन को जो टेलीकॉम सर्विस है वो प्रोवाइड करना, सप्लाई चेन को यहाँ पे डेवलप करना, इन सब 6 के एरियाज़ की बात की गई है ICT इस पैक्ट के अंडर में। तो इसको साइन किया जाएगा आने वाले समय में। इंडिया की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जिसको एलिवेट किया जा सके और मोर यहाँ पे कोऑपरेटिव वे में, मोर कोऑर्डिनेटिव वे में इंडिया और USA एक दूसरे के साथ में काम कर सके आने वाले फ्यूचर के अंदर में। यहाँ पे बात की गई है स्टूडेंट्स कि इंडिया और अगर हम बात करें कि USA का जो यहाँ पे इंजीनियरिंग है उसके मॉडर्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो कोऑपरेशन है वो इनिशियल फेज से ही दिखने के लिए मिला। IIM IITs के अंदर उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया, उनके पास आउट्स उनकी ही इकोनॉमी को यहाँ पे सर्व किए। तो इंडिया के अंदर बेसिकली ये ब्रेन ड्रेन का एक थ्योरी चलता है, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि USA के द्वारा हमारी एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट किया गया, बट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है PL 480 नाम की एक स्कीम हुआ करती थी। PL 480 के अंदर इंडिया को यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो ये सप्लाई किया करता था US से, तो PL 480 को रोका गया। जो सप्लाई किया करते थे वो ग्रेन्स की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं देखने के लिए मिलती थी। तो हमारी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी उनके द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया 1967 के समय में। इसके बारे में एडिटोरियल के अंदर नहीं डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट के अंदर जो USA है वो इन्वेस्ट किया करता था, वैसी ही बातें की गई हैं। बट PL 480 का यहाँ पे सक्सेस ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन लिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया है स्टूडेंट्स ग्रेन्स के डेवलपमेंट के अंदर में। आप प्रेजेंट समय कोरोना के समय देख सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से जो ग्रेन्स है उनकी सप्लाई की गई जो पुअर लोग हैं उनको। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि 1974 में जो पोखरण 1 का जो यहाँ पे जो टेस्ट है, न्यूक्लियर टेस्ट, वो यहाँ पे इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया। 1971 के समय में हमको जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है उसके बाद में US का जो कोऑपरेशन है वो कंटिन्यू ड्रास्टिकली एकदम से डिक्रीज हुआ इंडिया के लिए में, क्योंकि इंडिया के द्वारा अपनी जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव करने की कोशिश की गई। तो न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि 1974 के समय में जो इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था उसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा के रूप से जानते हैं। फिर 1998 के समय दोबारा से जो टेस्ट है जो कम्प्लीटली कंडक्ट किया गया इंडिया के द्वारा 98 के समय में, उसे ऑपरेशन शक्ति के रूप से जानते हैं। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट हैं इंडिया के द्वारा जब कंडक्ट किए गए, तो फर्स्ट के समय जब इंडिया के द्वारा 74 में कंडक्ट किया गया तो इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो सैंक्शन है वो लगाए गए। फिर उसी समय में इंडिया का जो यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट होता है USA के, रसिया के लिए, USSR के लिए, क्योंकि USSR ने जो स्टील एंड काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो परफेक्शन है वो अचीव कर चुके थे उस समय में। इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स है वो भी रसिया के द्वारा ही स्पॉन्सर किए गए थे उस समय। जैसे हमारी जो पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट जो 1974 में सेंड किया गया, राकेश शर्मा जो स्पेस के लिए विजिट किए थे उस समय में। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए मिलता है
कि जैसे ही रसिया के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन किया जाता है तो इंडिया और यूएसए के फिर से जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन होना स्टार्ट होते हैं। यूएसए के द्वारा फिर यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें 1984 के अंदर में इंडिया और यूएसए का एक एमओयू साइन हुआ, जिसको बेसिकली गांधी रेगन नाम से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था उस समय में। जो हमारा लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको भी यहाँ पे डेवलप करने के लिए यूएसए के द्वारा जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है उसकी बात की गई थी, बट वो टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इन सब के बारे में बात किया गया है कि इंडिया और यूएसए का किस तरीके से जो रिलेशन है उसकी जर्नी के बारे में इस एडिटोरियल में बात की है। आईसीएटी एक नया यहाँ पे इनिशिएटिव हो सकता है जिससे डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में एक नया चैप्टर ये क्रिएट कर सकता है और हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को एलिवेट करते हुए नई जो कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज़ है वहाँ पे जो कोलोब्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आपको लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। PL-480 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स इस एडिटोरियल में। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल न्यूज़पेपर का डिस्कशन था, काफ़ी लेंदी हो गया स्टूडेंट्स इसमें। तो आप हम कल से मैम के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा आपका जो एडिटोरियल जो कम्प्लीटली द हिंदू का जो डिस्कशन है। तो आप आज रीड कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसको नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।